किस्से गलियारों के पेश करते हैं सादत हसन मंटो की लिखी कहानी नंगी आवाज़ें। भोलू और गामा दो भाई थे, बेहद मेहनती। भोलू कलईगर था। सुबह धौंकनी सर पर रखकर निकलता और दिन भर शहर की गलियों में भांडे कलई करा लो की सदाएं लगाता रहता। शाम को घर लौटता तो उसके तहबंद के डब में 3-4 रुपए का किरियाना ज़रूर होता। गामा ख्वांचा फरोश था। उसको भी दिन भर छाबरी सर पर उठाए घूमना पड़ता था। 3-4 रुपए ये भी कमा लेता था, मगर उसको शराब की लत थी। शाम को दीने के भटियार खाने से खाना खाने से पहले एक पाव शराब उसे ज़रूर चाहिए थी। पीने के बाद वो खूब चहकता। दीने के भटियार खाने में रौनक लग जाती। सबको मालूम था कि वो पीता है और उसी के सहारे जीता है। भोलू ने गामा को, जो कि उससे 2 साल बड़ा था, बहुत समझाया कि देखो, ये शराब की लत बहुत बुरी है। शादीशुदा हो, बेकार पैसा बर्बाद करते हो। यही जो तुम हर रोज एक पाव शराब पर खर्च करते हो, बचा कर रखो तो भाभी ठाठ से रहा करे। नंगी बुच्ची अच्छी लगती है तुम्हें अपनी घरवाली। गामा ने इस कान सुना, उस कान से निकाल दिया। भोलू जब थक हार गया तो उसने कहना सुनना ही छोड़ दिया। दोनों मुहाजिर थे। एक बड़ी बिल्डिंग के साथ सर्वेंट क्वार्टर थे। उन पर जहां औरों ने कब्जा जमा रखा था, वहां उन दोनों भाइयों ने भी एक क्वार्टर को, जो कि दूसरी मंजिल पर था, अपनी रिहाइश के लिए महफूज कर लिया था। सर्दियां आराम से गुजर गईं। गर्मियां आईं तो गामा को बहुत तकलीफ हुई। भोलू तो ऊपर कोठे पर खाट बिछाकर सो जाता था। गामा क्या करता? बीवी थी और ऊपर पर्दे का कोई बंदोबस्त भी नहीं था। एक गामा ही को यह तकलीफ नहीं थी। क्वार्टरों में जो भी शादीशुदा था, इसी मुसीबत में गिरफ्तार था। कल्लन को एक बात सूझी। उसने कोठे पर कोने में अपनी और अपनी बीवी की चारपाई के इर्द गिर्द टाट तान दिया। इस तरह पर्दे का इंतजाम हो गया। कल्लन की देखा देखी दूसरों ने भी इस तरकीब से काम लिया। भोलू ने भाई की मदद की और चंद दिनों ही में बांस वगैरह गाड़ कर टाट और कंबल जोड़कर पर्दे का इंतजाम कर दिया। यूं हवा तो रुक जाती थी, मगर नीचे क्वार्टर के दोजख से हर हालत में ये जगह बेहतर थी। ऊपर कोठे पर सोने से भोलू की तबीयत में एक अजीब इंकलाब हो गया। वो शादी ब्याह का बिल्कुल कायल नहीं था। उसने दिल में अहद कर रखा था कि ये जंजाल कभी नहीं पालेगा। जब गामा कभी उसके ब्याह की बात छेड़ता तो वो कहा करता, ना भाई, मैं अपने निरुए पिंडे पर जौंके नहीं लगवाना चाहता। लेकिन जब गर्मियां आईं और उसने ऊपर खाट बिछा कर सोना शुरू किया, तो 10-15 दिन ही में उसके ख्यालात बदल गए। एक शाम को दीने के भटियार खाने में उसने अपने भाई से कहा, मेरी शादी कर दो, नहीं तो मैं पागल हो जाऊंगा। गामा ने जब ये सुना तो उसने कहा, यह क्या मजाक सूझा है तुम्हें? भोलू बहुत संजीदा हो गया। तुम्हें नहीं मालूम, 15 रातें हो गई हैं मुझे जागते हुए। गामा ने पूछा, क्यों, क्या हुआ? कुछ नहीं यार, दाएं बाएं जिधर नजर डालो कुछ न कुछ हो रहा होता है। अजीब अजीब आवाजें आती हैं। नींद क्या आएगी खाक? गामा जोर से अपनी घनी मूछों में हंसा। भोलू शर्मा गया। वो जो कल्लन है, उसने तो हद ही कर दी है। साला रात भर बकवास करता रहता है। उसकी बीवी साली की जवान भी तालू से नहीं लगती। बच्चे पड़े रो रहे हैं, मगर वो। गामा हस्बे मामूल नशे में था। भोलू गया तो उसने दीने के भटियार खाने में अपने सब वाकिफकारों को खूब चहक चहक कर बताया कि उसके भाई को आजकल नींद नहीं आती। इसका बायस जब उसने अपने मखसूस अंदाज में बयां किया तो सुनने वालों के पेट में हंस हंस कर बल पड़ गए। जब ये लोग भोलू से मिले तो उसका खूब मजाक उड़ाया। कोई उससे पूछता, हाँ भाई, कल्लन अपनी बीवी से क्या बातें करता है? कोई कहता, मियाँ मुफ्त में मजे लेते हो, सारी रात फिल्में देखते रहते हो, 100% गाती बोलती। बाजों ने गंदे गंदे मजाक किए। भोलू चिढ़ गया। गामा सूफी हालत में था तो उसने उससे कहा, तुमने तो यार मेरा मजाक बना दिया है। देखो, जो कुछ मैंने तुमसे कहा है झूठ नहीं। मैं इंसान हूँ, खुदा की कसम मुझे नींद नहीं आती। आज 20 दिन हो गए हैं जागते हुए।
तुम मेरी शादी का बंदोबस्त कर दो, वरना कसम पंजतन पाक की मेरा खाना खराब हो जाएगा। भाभी के पास मेरा 500 रुपया जमा है, जल्दी कर दो बंदोबस्त। गामा ने मौज मरोड़कर पहले कुछ सोचा, फिर कहा, अच्छा, हो जाएगा बंदोबस्त। तुम्हारी भाभी से आज ही बात करता हूँ कि वो अपनी मिलने वालियों से पूछगछ करें। 1.5 महीने के अंदर अंदर बात पक्की हो गई। समद कलईगर की लड़की आयशा गामा की बीवी को बहुत पसंद आई। खूबसूरत थी, घर का कामकाज जानती थी। वैसे समद भी शरीफ था, मोहल्ले वाले उसकी इज्जत करते थे। बहलू मेहनती था, तंदुरुस्त था। जून के वस्त में शादी की तारीख मुकर्रर हो गई। समद ने बहुत कहा कि वो लड़की इतनी गर्मियों में नहीं ब्याहेगा, मगर भोलू ने जब जोर दिया तो वो मान गया। शादी से 4 दिन पहले भोलू ने अपनी दुल्हन के लिए ऊपर कोठे पर टाट के पर्दे का बंदोबस्त किया। बांस बड़ी मजबूती से फर्श में गाड़े, टाट खूब कसकर लगाया गया। चारपाइयों पर नए खेस बिछाए, नई सुराही मुंडेर पर रखी, शीशे का गिलास बाजार से खरीदा। सब काम उसने बड़े एहतिमाम से किए। रात को जब वो टाट के पर्दे में घिर कर सोया तो उसको अजीब सा लगा। वो खुली हवा में सोने का आदी था, मगर अब उसको आदत डालनी थी। यही वजह है कि शादी से 4 दिन पहले ही उसने यूं सोना शुरू किया था। पहली रात जब वो लेटा तो उसने अपनी बीवी के बारे में सोचा तो वो पसीने में तरबतर हो गया। उसके कानों में वो आवाज़ें गूंजने लगीं जो उसे सोने नहीं देती थीं, और उसके दिमाग में तरह तरह के परेशान ख्यालात दौड़ाती थीं। क्या वो भी ऐसी ही आवाज़ें पैदा करेगा? क्या आसपास के लोग ये आवाज़ें सुनेंगे? क्या वो भी उसी के मानंद रातें जाग जाग कर काटेंगे? किसी ने अगर झांक कर देख लिया तो क्या होगा? भोलू पहले से भी ज़्यादा परेशान हो गया। हर वक्त उसको यही बात सताती रहती कि टाट का पर्दा भी कोई पर्दा है। फिर चारों तरफ लोग बिखरे पड़े हैं। रात की खामोशी में हल्की सी सरगोशी भी दूसरे के कानों तक पहुंच जाती है। लोग कैसे ये नंगी जिंदगी बसर करते हैं? एक कोठा है, इस चारपाई पर बीवी लेटी है, उस चारपाई पर खाविंद पड़ा है। सैकड़ों आंखें, सैकड़ों कान आसपास खुले हैं। नजर ना आने पर भी आदमी सब कुछ देख लेता है। हल्की सी आहट पूरी तस्वीर बनकर सामने आ जाती है। ये टाट का पर्दा क्या है? सूरज निकलता है तो उसकी रोशनी सारी चीजें बेनकाब कर देती हैं। वो सामने कल्लन अपनी बीवी की छातियां दबा रहा है। वो कोने में उसका भाई गामा लेटा है, तहबंद खुलकर एक तरफ पड़ा है। इधर ईदू हलवाई की कुंवारी बेटी शादा का पेट छिद्रे टाट से झांक झांक कर देख रहा है। शादी का दिन आया तो भोलू का जी चाहा कि वो कहीं भाग जाए, मगर कहाँ जाता? अब तो वो जकड़ा जा चुका था। गायब हो जाता तो समझ जरूर खुदकुशी कर लेता। उसकी लड़की पर जाने क्या गुजरती, जो तूफान मचता वो अलग। अच्छा, जो होता है होने दो। मेरे साथी और भी तो हैं, आहिस्ता आहिस्ता आदत हो जाएगी मुझे भी। भोलू ने खुद को ढाढ़स दी और अपनी नई नवेली दुल्हन की डोली घर ले आया। क्वार्टरों में चहल पहल पैदा हो गई। लोगों ने भोलू और गामा को खूब मुबारकबादें दी। भोलू के जो खास दोस्त थे उन्होंने उसको छेड़ा और पहली रात के लिए कई कामयाब गुर बताए। भोलू खामोशी से सुनता रहा। उसकी भाभी ने ऊपर कोठे पर टाट के पर्दों के नीचे बिस्तर का बंदोबस्त कर दिया। गामा ने 4 मोतिये के बड़े बड़े हार तकिए के पास रख दिए। एक दोस्त उसके लिए जलेबियों वाला दूध ले आया। देर तक वो नीचे क्वार्टर में अपनी दुल्हन के पास बैठा रहा। वो बेचारी शर्म की मारी सर न्योड़ाए, घूंघट काढ़े सिमटी हुई थी। सख्त गर्मी थी। भोलू का नया कुर्ता उसके जिस्म के साथ चिपका हुआ था। पंखा झल रहा था, मगर हवा जैसे बिल्कुल गायब ही हो गई थी। भोलू ने पहले सोचा था कि वो ऊपर कोठे पर नहीं जाएगा, नीचे क्वार्टर ही में रात काटेगा। मगर जब गर्मी इंतहा को पहुंच गई तो वो उठा और दुल्हन से चलने को कहा। रात आधी से ज्यादा गुजर चुकी थी। तमाम क्वार्टर खामोशी से लिपटे हुए थे। भोलू को इस बात की तस्कीन थी कि सब सो रहे होंगे, कोई उसको नहीं देखेगा। चुपचाप दबे कदमों से वो अपने टाट के पर्दे के पीछे अपनी दुल्हन समेत दाखिल हो जाएगा और सुबह
मुंह अंधेरे नीचे उतर आएगा। जब वो कोठे पर पहुंचा तो बिल्कुल खामोशी थी। दुल्हन ने शर्माए हुए कदम उठाए तो पाजेब के नुकरई घुंघरू बजने लगे। एकदम भोलू ने महसूस किया कि चारों तरफ जो नींद बिखरी हुई थी चौंक कर जाग पड़ी है। चारपाइयों पर लोग करवटें बदलने लगे, खांसने खंखारने की आवाजें इधर उधर उभरी। दबी दबी सरगोशियां उस तपी हुई फजा में तैरने लगी। भोलू ने घबरा कर अपनी बीवी का हाथ पकड़ा और तेजी से टाट की ओट में चला गया। दबी दबी हंसी की आवाज उसके कानों के साथ टकराई। उसकी घबराहट में इजाफा हो गया। बीवी से बात की तो पास ही खुसर फुसर शुरू हो गई। दूर कोने में जहां कल्लन की जगह थी वहां चारपाई की चरचू चरचू होने लगी। ये धीमी पड़ी तो गामा की लोहे की चारपाई बोलने लगी। ईदू हलवाई की कुंवारी लड़की शादा ने 2-3 बार उठकर पानी पिया। घड़े के साथ उसका गिलास टकराता तो एक छनाका सा पैदा होता। खैरे कसाई के लड़के की चारपाई से बार बार माचिस जलाने की आवाज आती थी। भोलू अपनी दुल्हन से कोई बात न कर सका। उसे डर था कि आसपास के खुले हुए कान फौरन उसकी बात निकल जाएंगे और सारी चारपाएं चरचू चरचू करने लगेंगी। दम साधे वो खामोश लेटा रहा। कभी कभी सहमी हुई निगाह से अपनी बीवी की तरफ देख लेता जो गठरी सी बनी दूसरी चारपाई पर लेटी थी। कुछ देर जागती रही, फिर सो गई। भोलू ने चाहा कि वो भी सो जाए, मगर उसको नींद न आई। थोड़े थोड़े वक्फों के बाद उसके कानों में आवाज़ें आती थीं। आवाज़ें जो फौरन तस्वीर बनकर उसकी आंखों के सामने से गुजर जाती थीं। उसके दिल में बड़े वलवले थे, बड़ा जोश था। जब उसने शादी का इरादा किया था तो वो तमाम लज्जतें जिनसे वो नाआशना था उसके दिलो दिमाग में चक्कर लगाती रहती थीं। उसको गर्मी महसूस होती थी, बड़ी राहत बख्श गर्मी। मगर अब जैसे पहली रात से कोई दिलचस्पी ही नहीं थी। उसने रात में कई बार ये दिलचस्पी पैदा करने की कोशिश की, मगर आवाज़ें, वो तस्वीरें खींचने वाली आवाज़ें, सब कुछ दरहम बरहम कर देती। वो खुद को नंगा महसूस करता, अलिफ नंगा, जिसको चारों तरफ से लोग आंखें फाड़ फाड़ कर देख रहे हैं और हंस रहे हैं। सुबह 4 बजे के करीब वो उठा। बाहर निकलकर उसने ठंडे पानी का एक गिलास पिया। कुछ सोचा। वो झिझक जो उसके दिल में बैठ गई थी उसको किसी कदर दूर किया। अब ठंडी हवा चल रही थी जो काफ़ी तेज थी। भोलू की निगाहें कोने की तरफ मुड़ी। कल्लन का घिसा हुआ टाट हिल रहा था। वो अपनी बीवी के साथ बिल्कुल नंग धड़ंग लेटा था। भोलू को बड़ी घिन आई, साथ ही गुस्सा भी आया कि हवा ऐसे कोठों पर क्यों चलती है तो टाटों को क्यों छेड़ती है। उसके जी में आई कि कोठों पर जितने टाट हैं सब नोच डाले और नंगा होके नाचने लगे। भोलू नीचे उतर गया। जब काम पर निकला तो कई दोस्त मिले। सबने उससे पहली रात की सरगुजश्त पूछी। फौजे दर्जी ने उसको दूर ही से आवाज़ दी, क्यों उस्ताद बोलू, कैसे रहे? कहीं हमारे नाम पर बट्टा तो नहीं लगा दिया तुमने? छागे टीन साज ने उससे बड़े राजदाराना लहजे में कहा, देखो, अगर कोई गड़बड़ है तो बता दो, एक बड़ा अच्छा नुस्खा मेरे पास मौजूद है। बाले ने उसके कंधे पर जोर से धप्पा मारा, क्यों पहलवान, कैसा रहा दंगल? भोलू खामोश रहा। सुबह उसकी बीवी मैके चली गई। 5-6 रोज के बाद वापस आई तो भोलू को फिर उसी मुसीबत का सामना करना पड़ा। कोटे पर सोने वाले जैसे उसकी बीवी की आमद के मुंतज़िर थे। चंद रातें खामोशी रही थीं, लेकिन जब वो ऊपर सोए तो वही खुसर फुसर, वही चरचू चरचू, वही खांसना खंकारना, वही घड़े के साथ गिलास के टकराने के छनाके, करवटों पर करवटें, दबी दबी हंसी। भोलू सारी रात अपनी चारपाई पर लेटा आसमान की तरफ देखता रहा। कभी कभी एक ठंडी आह भरकर अपनी दुल्हन को देख लेता और दिल में कुढ़ता, मुझे क्या हो गया है, ये मुझे क्या हो गया है, ये मुझे क्या हो गया है। 7 रातों तक यही होता रहा। आखिर तंग आकर भोलू ने अपनी दुल्हन को मैके भेज दिया। 20-25 दिन गुजर गए तो गामा ने भोलू से कहा,
यार तुम बड़े अजीबोगरीब आदमी हो। नई नई शादी और बीवी को मैके भेज दिया। इतने दिन हो गए हैं उसे गए हुए, तुम अकेले सोते कैसे हो? भोलू ने सिर्फ इतना कहा, ठीक है। गामा ने पूछे, ठीक क्या है? जो बात है बताओ। क्या तुम्हें पसंद नहीं आई आयशा? ये बात नहीं है। ये बात नहीं है तो और क्या है? भोलू बात गोल मोल कर गया, मगर थोड़े ही दिनों के बाद उसके भाई ने फिर बात छेड़ी। भोलू उठकर क्वार्टर के बाहर चला गया। चारपाई पड़ी थी, उस पर बैठ गया। अंदर से उसको अपनी भाभी की आवाज़ सुनाई दी। वो गामा से कह रही थी, तुम जो कहते हो ना कि भोलू को आयशा पसंद नहीं आई, ये गलत है। गामा की आवाज़ आई, तो और क्या बात है? भोलू को उससे कोई दिलचस्पी ही नहीं। दिलचस्पी क्या हो? क्यों? गामा की बीवी का जवाब भोलू न सुन सका, मगर इसके बावजूद उसको ऐसा महसूस हुआ कि उसकी सारी हस्ती किसी ने हावन में डालकर कूट दी है। एकदम गामा ऊंची आवाज में बोला, नहीं नहीं, ये तुमसे किसने कहा? गामा की बीवी बोली, आयशा ने अपनी किसी सहेली से जिक्र किया। बात उड़ती उड़ती मुझ तक पहुंच गई। बड़ी सदमा ज़दा आवाज में गामा ने कहा, यह तो बहुत बुरा हुआ। भोलू के दिल में छुरी सी पेवस्त हो गई। उसका दिमागी तवाजुन बिगड़ा गया। उठा और कोठे पर चढ़कर जितने टाट लगे थे उखेड़ने शुरू कर दिए। खटखट फटफट सुनकर लोग जमा हो गए। उन्होंने उसको रोकने की कोशिश की तो वो लड़ने लगा। बात बढ़ गई। कल्लन ने बांस उठाकर उसके सर पर दे मारा। भोलू चकरा कर गिरा और बेहोश हो गया। जब होश आया तो उसका दिमाग चल चुका था। अब वो आलिफ नंगा बाजारों में घूमता फिरता है। कहीं टाट लटका देखता है तो उसको उतार कर टुकड़े टुकड़े कर देता है। तो दोस्तों, ये थी कहानी नंगी आवाज़ें, लेखक सादत हसन मंटो। मिलते हैं किसी और दिन किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।